अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद एहसानुल हक ख़ान है और मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एमबीए सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आज हम अ, बात करेंगे एक बुक के बारे में जो कि चार अकाउंटेंट्स ने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने लिखी है। विलियम्स, हाका, बेटनर और कार्सेलो ने। उस बुक का नाम है फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो आइए देखते हैं कि हम इसमें जो है क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस बुक के पहले 6 चैप्टर्स मेंशन हैं। तो हम आज इन 6 चैप्टर्स पर डिस्कशन करेंगे कि अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन कैसे ली जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए। अकाउंटिंग की बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं। इसमें हम इकोनॉमिक इवेंट्स को, मतलब ट्रांजैक्शंस को किस तरह से कैप्चर करते हैं। इसमें एक्रूअल्स क्या होते हैं, डेफरल्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स को हम किस तरह से रिपोर्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका चैप्टर 1, जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग जिसका टाइटल है। अच्छा, सबसे पहले हम चैप्टर ओवरव्यू में देखेंगे कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं और इनकी इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है। और की कंसेप्ट्स की अगर बात करें तो हम इसके की कंसेप्ट्स देखेंगे फाइनेंशियल और मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के हवाले से, कि अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए फाइनेंशियल और मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग किस तरह से की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो सिंपली अगर हम इस पे डिस्कस करें तो ये है कि अकाउंटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी मायरिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं। और फिर हम उसको कम्युनिकेशन के ऐसे प्रोसेस में लेकर आते हैं कि जिसको यूज़ करते हुए इंटरनल और एक्सटर्नल जो लिंकर्स होते हैं उस बिजनेस के साथ, वो एक अच्छी डिसीजन मेकिंग इसकी बेस पर कर सकते हैं। अ, अगर हम अकाउंटिंग के की फंक्शंस के बारे में बात करें तो इसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, हम डेटा को क्लासिफाई और समराइज करते हैं, और हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट या रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी, अकाउंटिंग का जो डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है और डिसीजन मेकिंग के हवाले से इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो अकाउंटिंग जो है एक क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिजनेसेस को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं जो उस बिजनेस के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, उनको इस तरह की क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग के, जिसको यूज़ करते हुए उनके लिए डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, फिजिबल हो जाता है। अब अकाउंटिंग की अगर हम इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अगर हम की यूज़र की बात करें तो इसमें इंटरनल की यूज़र्स होते हैं और एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। अब इंटरनल यूजर्स क्या हैं, किसी भी बिजनेस के जो मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं, वो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इंटरनल यूजर्स होते हैं। और उसी बिजनेस के या किसी भी बिजनेस के जो इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो इसके एक्सटर्नल यूजर्स में कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा, अब इंटरनल यूजर्स जो हैं वो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अपने ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एवेल्युएशन के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने पहले बात की कि इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, तो उस डिस्कशन को थोड़ा सा अगर एक्सटेंड किया जाए तो हम आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजेरियल अकाउंटिंग की तरफ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है या कैश फ्लो स्टेटमेंट है।
तो ये क्या है, इनकी डिटेल्स क्या है, इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर्स में जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन फिल वक्त हम यहाँ पे रहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि हम एक्सटर्नल यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती, और मैनेजरियल अकाउंटिंग में इंटरनल यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, ताकि वो अपने ऑपरेशन से रिलेटेड या अपने बजटिंग से रिलेटेड या अपनी कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड एक अच्छी और एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग कर सकें। अगर हम अकाउंटिंग के की कंसेप्ट्स को देखें, तो उसमें हमारे पास मेन चार की कंसेप्ट्स आते हैं अकाउंटिंग के, जिसमें सबसे पहला है इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन। अब इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन क्या चीज़ है, कि जितने भी बिजनेस ऑनर्स हैं या जितने भी बाकी बिजनेसेस होते हैं, उन सब से अपने बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है। मतलब जो बिजनेस है वो ऑनर्स से या बाकी बिजनेसेस से एक अलग सेपरेट एंटिटी कंसीडर की जाती है। सेकंड इसका जो की कंसेप्ट है वो है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल में बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट प्रिंसिपल में हम जो एसेट्स को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि हम उसको करंट मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। लेट्स सपोज अगर हमने अपने किसी बिजनेस में कोई एसेट खरीदा है। अब एसेट क्या होता है, एसेट बेसिकली बिजनेस की आप कोई भी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया या लैंड हो गई या कोई फर्नीचर हो गया या मशीनरी होगी। लेट्स सपोज हमने कोई मशीन जो है वो 3 साल पहले खरीदी है, तो हम उसको 3 साल पहले खरीदी गई जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसी के ऊपर ही हम उसकी वही कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। हम उस मशीन की करंट मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली कॉस्ट प्रिंसिपल का कहलाता है। अब अगर हम बात करें गोइंग कंसर्न एजम्पशन की, तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन में हम ये एज्यूम करते हैं कि बिजनेस जो है वो लंबे अरसे के लिए कंटिन्यूसली ऑपरेट करेगा। ठीक है, मतलब ये हमारी एक एजम्पशन होती है कि हमारा अगर ये बिजनेस है, हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो ये बिजनेस जो है एक इनडेफिनेट टाइम के लिए रन करेगा, इससे इनडेफिनेट टाइम के लिए ऑपरेट किया जा सकता है या जाएगा। और देन हमारे पास फोर्थ की कंसेप्ट आ जाता है अकाउंटिंग का, जिसे हम टाइम पीरियड एजम्पशन कहते हैं। अब टाइम पीरियड एजम्पशंस क्या चीज़ है, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं इस अकाउंटिंग या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, वो स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए बनाई जाती हैं। लेट्स सपोज हम उन्हें जो है वो क्वार्टरली भी बना सकते हैं, हम उन्हें एनुअली भी बना सकते हैं। तो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अपना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड के लिए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता है, फिर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है और उसमें मौजूद जो रिकॉर्डेड डेटा होता है उसे नेक्स्ट स्टेटमेंट में या नेक्स्ट किसी कैटेगरी में मूव कर दिया जाता है। तो अभी ये चीज़ें थोड़ी सी डाउटफुल लग रही होंगी, थोड़ा सा मतलब समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम फर्दर अपने आगे आने वाले चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इंशाल्लाह हमारी क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग साइकिल की एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, जिसके 8 स्टेप्स यहाँ पर आपके सामने मेंशन हैं, जिनकी डिटेल्स हम फर्दर चैप्टर्स में जाकर विद एक्सप्लेनेशन हम इनको देखेंगे कि ये स्टेप्स क्या होते हैं और इन्हें क्यों किया जाता है। फिल वक्त हम सिर्फ ये देखते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है। तो अकाउंटिंग साइकिल जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, देन उन्हें हम समराइज करते हैं। अब उसमें पहला स्टेप जो है वो क्या है, कि हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई और एनालाइज करते हैं, फिर हम उन्हें जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में फिर हम उन्हें पोस्ट करते हैं, देन हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देन हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं, देन हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और फिर हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं, जिसे हम क्लोज द बुक्स भी कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपके सामने मेंशन्ड है।
अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो टाइप्स है हमारे पास चार टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक इनकम स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट होती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होता है, और स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी होता है। इनकम स्टेटमेंट में हम जो है कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपेंस, नेट इनकम या लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट में हम कंपनीज के एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, शेयर होल्डर्स इक्विटी को जो है हम स्पेसिफिक पॉइंट पे, टाइम पॉइंट पे हम उन्हें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। देन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में हम जितना भी कंपनी में पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, बेशक वो ऑपरेटिंग के जरिए के लिए हो, यूज़ हो रहा है, या इन्वेस्टिंग हो रही है, या अदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो जितना भी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होता है हम उसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। देन द लास्ट वन, स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी हमारे पास आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि पूरे बिजनेस में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान बैलेंस शीट में जो इक्विटी के पोर्शन में चेंजेस आ रही होती हैं वो हम बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब ये लाइबिलिटीज, एसेट, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इक्विटी या कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो क्या है, इंशाल्लाह फर्दर हम आगे इसको डिटेल में लाजमी डिस्कस करेंगे। अब चूंकि हर चीज़ जो है वो अगर एथिक्स के साथ, प्रॉपर नॉर्म्स के साथ अगर परफॉर्म की जाए, वो कोई भी है, आप कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर उसे एथिकल वे में किया जाए तो डेफिनेटली वो एक बहुत ज़्यादा प्लस और पॉजिटिव पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो सेम एज इट इज अकाउंटिंग में भी एथिक्स को काफी हद तक फॉलो किया जाता है। इवन 110% हम अकाउंटिंग में एथिक्स को फॉलो करते हैं और करना चाहिए। अब उसका बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर हम अकाउंटिंग में एथिकल बिहेवियर शो करते हैं तो उससे हमारी इंटेग्रिटी जो है वो जाहिर होती है, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी जो है वो रिप्रेजेंट हो रही होती है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी एक्यूरेट वे में रिकॉर्ड की जा रही है। अब उसमें अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एथिक्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी को इंश्योर कर रहे होते हैं कि हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और ईमानदारी से हम उस रिपोर्टिंग को हम सर अंजाम दें। और अगर हम कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हम सारे मैकेनिज्म्स को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, ओवरसाइट या ओवरव्यू कर रहे होते हैं, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें अकाउंटेबिलिटी जो है वो बरकरार रहे। तो इसके जो की एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के एथिक्स के, वो हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। मतलब आप इसे ऑनेस्टी कह लें या शफाफ या ट्रांसपेरेंसी कह लें। कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है कि हमने जो बिजनेस की जो कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, जो कुछ राज होते हैं, उनको राज ही रखना है। इंटेग्रिटी आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो ये अकाउंटिंग के की एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मेंटेन करना बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी, तो ये था हमारे पास चैप्टर 1 जिसमें हमने अकाउंटिंग की बेसिक्स को देखा, उसकी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखा कि अकाउंटिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम एक अच्छी डिसीजन मेकिंग किस तरह से कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आता है अकाउंट फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग बुक का चैप्टर 2, जिसका टाइटल है बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इस चैप्टर में हमने क्या करना है कि हम जो कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हम उनका एक ओवरव्यू देखेंगे कि कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, किस तरह से बनाई जाती हैं, किस तरह से ऑपरेट की जाती हैं, और उनमें क्या क्या है। और हम जो है हर स्टेटमेंट का जो की एलिमेंट है और उसका पर्पस देखेंगे कि आखिर वो स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती हैं, और उनमें जो की एलिमेंट्स है वो कौन कौन से उसमें यूज किए जाते हैं। तो आप करती है। अच्छा, हमारे पास जो है वो 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं।
जी, हमारे पास जो है 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आ जाती है। देन हमारे पास बैलेंस शीट है। देन हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है। एंड देन हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी आ जाती है। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये हमें क्रिटिकल कंपनी के जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है या परफॉर्मेंस है या कैश फ्लोज है, तो उनकी एक क्रिटिकल इंसाइट्स जो है, मतलब उनका क्रिटिकल व्यू प्रोवाइड कर रही होती हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? इनकम स्टेटमेंट जो है वो कंपनीज के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स और इसके मतलब जो भी हमारे पास लॉसेस होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान, उनको रिकॉर्ड करने के लिए इनकम स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट के जो की कंपोनेंट्स हैं, मतलब इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। तो सबसे पहले उसमें रेवेन्यू या सेल्स मेंशन होता है। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू एक ऐसी इनकम होती है जो अपनी गुड्स या सर्विसेज को सेल करने के बाद हमें मिलती है। उसमें मतलब प्रॉफिट या उसमें एक्सपेंसेस वो चीज़ें सारी ऐड होती हैं। मतलब हमने एक प्रोडक्ट बनाया या हमारी सर्विसेज है, हमने वो सेल की और उसके बदले में हमें जो पैसे मिले वो रेवेन्यू कहलाता है। अब एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस एक ऐसी कॉस्ट होती हैं जो उस रेवेन्यू को बनाने के लिए यूज़ की जा रही होती है। जैसे हमने जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हम बात कर लें, या फिर हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं, तो उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं, उस कॉस्ट को हम एक्सपेंसेस कहते हैं। अच्छा, नेट इनकम क्या है? टोटल रेवेन्यू में से अगर हम टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दें, तो उसके बाद जो हमारे पास कैश बचता है या पैसे बचते हैं उसे हम नेट इनकम का नाम देते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट आपको अब नाम से भी जाहिर होगी होगी और इतनी डिटेल्स के बाद भी आपको पता चल गया होगा कि इनकम स्टेटमेंट में हम बेसिकली अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करने के बाद जो हमारे पास पैसे आते हैं उसके उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू हम इसमें मेंशन करते हैं, इसमें हम एक्सपेंसेस मेंशन करते हैं और इसमें हम नेट इनकम मेंशन करते हैं। देन अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, तो बैलेंस शीट में हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जिसमें हम ये चीज़ शो कर रहे होते हैं कि कंपनी के पास उसके अपने ऑन्स कितने हैं। मतलब कंपनी के पास मौजूदा जो है वो अ, उसकी प्रॉपर्टी, उसके एसेट्स वो कितने हैं। कंपनी की जो लाइबिलिटीज हैं वो कितनी हैं। लाइबिलिटीज बेसिकली जो है कंपनी का लोन आप कह लें या अकाउंट्स पेएबल कह लें, कुछ भी आप कह लें, इसकी डिटेल्स भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी है और शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी है। तो ये मेन चीज़ें जो है हम बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब एसेट्स, जैसे मैंने बताया कि एसेट्स क्या है? एसेट वो चीज़ है जो कंपनी ऑन कर रही है। मतलब कंपनी के पास जो कैश है, उसकी जो इन्वेंट्री है, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, कंपनी की गुडविल है, कंपनी का मोनोग्राम, ये जो चीज़ें जो कंपनी खुद ऑन कर रही होती है वो कंपनी के एसेट्स कहलाते हैं। लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज कोई ऐसे लोन्स या अकाउंट्स पेएबल जो कि कंपनी ने किसी के पैसे अगर देने हैं, तो वो लाइबिलिटीज में शुमार किए जाते हैं कि कंपनी के ऊपर इस वक्त इतनी लाइबिलिटीज हैं। वो लाइबिलिटीज जो है बैलेंस शीट में मेंशन की जाती हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी की अगर हम बात करें तो अ, सारी लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो पैसा या जो अर्निंग्स शेयर होल्डर्स में, मतलब जो कंपनी के मालिकान होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जो उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसे आप कॉमन स्टॉक भी कह सकते हैं, जिसे आप रिटेन्ड अर्निंग्स भी कह सकते हैं, तो उसे बेसिकली शेयर होल्डर्स इक्विटी कहा जाता है। तो बैलेंस शीट में हम एसेट्स, लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। देन अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में जो कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से, लाइक कंपनी के किसी ऑपरेशंस में पैसा लग रहा है, आ रहा है, या कंपनी जो है कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है, या कंपनी की कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चल रही हैं,
तो इन सारे मामलात में जो कैश इनफ्लो होता है या कैश आउटफ्लो होता है, वो हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में मेंशन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है कि एक प्राइमरी बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, मतलब सेल्स रेवेन्यू या सप्लायर्स को कोई पेमेंट की है तो उसमें जो कैश फ्लो हो रहा है, सेल्स रेवेन्यू मतलब हमने कुछ प्रोडक्ट्स बेची और उसका जो पैसा आया, या हमने अपने सप्लायर्स को अगर कोई पेमेंट्स की, तो ये इसमें जो कैश आ रहा है जा रहा है, इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से या अपने एसेट्स को बेचने से, ठीक है, जो पैसा आ रहा है जा रहा है, मतलब हम कोई इक्विपमेंट परचेज कर लेते हैं या फिर हम कहीं पे अपने कंपनी का पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इस तरह की कैश इनफ्लो और आउटफ्लो एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो अगर हमने कोई उधार लिया है या हमने डेट रीपे किया है, मतलब कोई लोन हमने रीपे किया है, या फिर हमने कोई स्टॉक जो है वो इशू किया है या रीपरचेज किया है, मतलब लोन की रीपेमेंट्स या डिविडेंड्स हमने पे किए हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा होता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो मेन जो इसका पॉइंट है वो ये है कि कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है उसे हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में मेंशन करते हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एक्विटी क्या है? इसमें हम कंपनीज की एक्विटी को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कि मतलब कंपनी में अगर न्यू स्टॉक्स इशू हुए हैं वो हमने इसमें रिकॉर्ड करना है, हमने डिविडेंड्स पे किए हैं वो स्टॉक, वो चीज़ हमने इसमें रिकॉर्ड करनी है, कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो हमने स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एक्विटी में रिकॉर्ड करनी है। अगर हम इनकी तफसीलात देखें तो कॉमन स्टॉक जो है, स्टॉक की ऐसी वैल्यू जो हम शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं उसे हम कॉमन स्टॉक कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो एक क्यूमुलेटिव नेट इनकम होती है जो कि कंपनी अपने पास रखती है और जिसे एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता, उसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। कि हमने जो है शेयर होल्डर्स को कुछ हमने दे दिए पैसे, जिसे हम डिविडेंड्स कहते हैं, जो हमने पैसे कंपनी ने अपने पास रखे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए या किसी भी काम के लिए, उसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स का नाम देते हैं। एडिशनल पेड इन कैपिटल या एपीआईसी क्या होता है कि शेयर होल्डर्स जो है किसी भी स्टॉक की जो पार वैल्यू है उससे अबव अगर वो अमाउंट पे करते हैं तो उसे एडिशनल पेड इन कैपिटल कहा जाता है, मतलब एपीआईसी। अब किसी भी स्टॉक की पार वैल्यू मतलब क्या है, जैसे बॉन्ड की वैल्यू होती है तो उसे हम पार वैल्यू कहते हैं। तो अगर शेयर होल्डर जो है किसी भी स्टॉक की पार वैल्यू के अबव, मतलब उससे ज़्यादा अगर पे करते हैं कंपनी को, कोई अमाउंट अगर पे करते हैं तो उसे एडिशनल पेड इन कैपिटल या एपीआईसी का नाम दिया जाता है। अगर हम बाकी कंप्रीहेंसिव इनकम की बात करें तो उसमें हमारे पास गेन्स लॉसेस, ठीक है, और फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशंस, ठीक है, हमारे पास अनरियलाइज्ड गेन्स, ये सारी चीज़ें हम जो है दूसरी कंप्रीहेंसिव इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कॉमन स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग्स, एपीआईसी और कंप्रीहेंसिव इनकम के जितने भी मामलात हैं, इनको हम स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एक्विटी में रिकॉर्ड करते हैं। अ, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दरमियान रिलेशन को देखें कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो आपस में इंटरलिंक किस तरह से करती हैं और किस तरह से इनका आपस में प्रोसेस जो है वो एक दूसरे के साथ मिल के चल रहा होता है, तो किसी भी इनकम की जो नेट किस इनकम स्टेटमेंट की जो नेट इनकम है उसको आप जो है बैलेंस शीट की रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड करते हैं, ठीक है, और वो जो है स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एक्विटी में उसको उसको यूज किया जा सकता है। मतलब ये कि इनकम स्टेटमेंट की जो नेट इनकम आपने बैलेंस शीट की रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड की है वो आप स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एक्विटी में यूज करते हैं। और देन आपने जो
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में जो अपने कैश फ्लोज रिकॉर्ड किए थे, वो बैलेंस शीट के जो कैश बैलेंस है उसको काफ़ी हद तक अफेक्ट कर रहा होता है। और इसी तरह से अगर आप बात करें कि जो बैलेंस शीट में जो शेयर होल्डर्स एक्विटी होती है, वो स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एक्विटी में काफ़ी हद तक जो है वो चेंजेस शो कर रही होती है। मतलब जिस तरह से आप बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स एक्विटी में रद्दो बदल करेंगे, तो सेम एज इट इज़ वो चेंजेस स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एक्विटी में भी आपको देखने को मिलेंगी। तो जी ये था हमारा चैप्टर 2, जिसमें हमने डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा। अब अगर हम फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग के चैप्टर 3 की बात करें, तो इसमें हम इकोनॉमिक इवेंट्स को हम कैप्चर कर रहे होते हैं। अब इकोनॉमिक इवेंट्स बेसिकली क्या है? इकोनॉमिक इवेंट्स आप ट्रांजैक्शंस को कह सकते हैं। इवन ट्रांजैक्शंस ही हमारे पास इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना है, उनको हमने एक्सप्लेनेशन उनकी देखनी है, डिटेल में डिस्कस करना है, जो कि हमने चैप्टर 1 में थोड़े से सरसरी तौर पर उनका हमने जिक्र किया था। और फिर हमने ये देखना है कि हम अगर इकोनॉमिक इवेंट्स को या ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली अगर हम रिकॉर्ड करें तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, उनको रिपोर्ट करने की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों किया जाता है। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या है? अकाउंटिंग साइकिल एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिसको बिजनेसेस यूज करते हैं ताकि वो अपनी ट्रांजैक्शंस को या इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें और प्रोसेस कर सकें। और ये कब प्रोसेस होता है? ये एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान इसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। और इसको इस अकाउंटिंग साइकिल को यूज करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो एक्यूरेट वे में हो रही है या नहीं हो रही। और ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ एक इसका कंप्लायंस होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ ये मैच कर रहा होता है कि उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो अगर हम अकाउंटिंग साइकिल के स्टेजेस की बात करें, तो ये इनका जिक्र हमने चैप्टर 1 में भी किया था कि हमने सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट्स को या ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। देन हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। देन हमने जर्नल लेजर में इसको पोस्ट करना है। देन हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है। हमने अकाउंट्स को एडजस्ट करना है। हमने जो है ट्रायल बैलेंस एडजस्ट करना है। फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। और फिर हमने क्लोजिंग एंट्रीज ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें आइडेंटिफाई इकोनॉमिक इवेंट्स या आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस, तो उसमें क्या होता है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें जो बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालें, ठीक है, और उसको हम जो है सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो बिजनेस के ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो डाल रही हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी बिजनेस में अगर गुड्स को सेल किया जाता है या सर्विसेज को सेल किया जाता है, तो डेफिनेटली उससे उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो बिजनेस पर पड़ता है। हम जब कोई गुड्स अपनी सेल कर रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, तो हमारे पास जो रेवेन्यू आ रहा है, तो डेफिनेटली वो बिजनेस के ऊपर एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालेगा। फिर अगर हम कोई सप्लाईज परचेज कर रहे हैं या कोई इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, सप्लाईज क्या है, इन्वेंट्री क्या है, आगे जाके हम इस पर इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम कोई सेल परचेज कर रहे हैं, सॉरी, अगर हम सप्लाईज परचेज कर रहे हैं या हम इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी हम हमारे बिजनेस के ऊपर एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालता है। अगर हम बैंक से पैसा उधार ले रहे हैं, तो ये भी एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालता है। और अगर हम एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दे रहे हैं, तो ये भी एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसी एक्टिविटीज़ की जो हमारे बिजनेस के ऊपर एक अच्छा खासा फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल में हम इस तरह की इकोनॉमिक इवेंट्स को या इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन हम क्या करते हैं कि हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। अब जर्नल एंट्रीज क्या है?
जर्नल एंट्रीज जो है वो किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक जर्नल होता है जिसमें हम अपनी ट्रांजैक्शन को फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम साथ में डेट मेंशन करते हैं, डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं, और जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उस ट्रांजैक्शन में हम वो मेंशन करते हैं। अच्छा, जर्नल एंट्रीज करते वक्त ना एक टर्म यूज होती है या एक सिस्टम यूज किया जाता है जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हर जनरल में दो अकाउंट्स होते हैं। एक डेबिट अकाउंट होता है और एक क्रेडिट अकाउंट होता है। अब डेबिट और क्रेडिट क्या है? डेबिट जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे या एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, तो हम जो है अपनी जर्नल एंट्री में उस अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगर कंपनी की या बिजनेस की लाइबिलिटीज, इक्विटी या रेवेन्यू इंक्रीज होता है, तो फिर उसमें हम जर्नल एंट्री में अपने उस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है जी। तो जर्नल एंट्री के बाद हम अपने उस डेटा को लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर में हम पोस्टिंग का पोस्ट करना पोस्ट करने का जो मेन जो बेसिक मतलब है वो ये है कि हमने अपने जर्नल एंट्री की डिटेल्स को लेजर में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। जिसमें सेपरेट अकाउंट्स होते हैं हर आइटम के लिए। ठीक है। मतलब अगर कैश है तो जहां जहां कैश आया है या गया है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, वो सेपरेट हम जो है वो लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल रिसीवेबल हैं, डेबिट हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं, वो हम लेजर में सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारा कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुआ है, डेबिट क्रेडिट हुआ है, तो उसे भी लेजर में सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। तो बात नीचे फिर पोस्टिंग की आ गई, जो मैंने बात पहले की कि पोस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि हम जर्नल में से लेजर में जो अपने अकाउंट्स को या अमाउंट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसे बेसिकली पोस्टिंग टू जनरल लेजर कहा जाता है। नॉट जर्नल लेजर, इट्स जनरल लेजर। ठीक है। अच्छा, लेजर में अपनी एंट्रीज को पोस्ट करने के बाद हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है? ट्रायल बैलेंस तमाम अकाउंट्स की एक समरी होती है, और उनके बैलेंसेस की भी ये समरी होती है, जो कि इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हमारी ये जो एंट्रीज हैं ये बैलेंस्ड वे में जा रही हैं या नहीं जा रही। फॉर एग्जांपल, हमारे जो टोटल डेबिट्स हैं वो हमारे क्रेडिट्स के इक्वल होने चाहिए। अगर हमारे टोटल डेबिट्स जो है वो टोटल क्रेडिट से इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे जर्नल में या लेजर में कोई ना कोई एरर आ रहा है। तो बेसिकली यही एरर डिटेक्ट करने का के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो इससे क्या जाहिर हुआ? इससे में ये जाहिर हुआ कि ट्रायल बैलेंस बनाने का जो मकसद है वो ये है कि अगर हमारे जर्नल में या लेजर में कोई एरर है, रिकॉर्डिंग में कोई फॉल्ट आया है, तो उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसमें तमाम डेबिट्स, तमाम क्रेडिट्स के एन इक्वल होने चाहिए। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट सिंपल होता है कि उसमें अकाउंट नेम का एक कॉलम होता है, एक डेबिट का कॉलम होता है और एक क्रेडिट कॉलम होता है, और एट द एंड डेबिट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, क्रेडिट कैलकुलेट किया जाता है, और उनकी वैल्यू इक्वल आ जाती है। अगर उनकी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमारे जर्नल में या लेजर एंट्रीज में कहीं ना कोई एरर है, जिसको हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी। इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम अपने अकाउंट्स को एडजस्ट करते हैं, जिसे एडजस्टिंग एंट्रीज कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ज़रूरी एडजस्टमेंट्स हैं वो मतलब रेवेन्यू को और एक्सपेंसेस को एक करेक्ट पीरियड में, या जिसे आप एक्रूअल अकाउंटिंग भी कहते हैं, जो आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होती है। तो एक्रूअल अकाउंटिंग या करेक्ट पीरियड में हमारे रेवेन्यू या एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, जिसे एडजस्टिंग एंट्रीज का नाम दिया जाता है। अब एडजस्टिंग एंट्रीज की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास।
सबसे सबसे पहली टाइप है एक्रूअल्स। एक्रूअल बेसिकली क्या होता है कि जो रेवेन्यू हमने कमा तो लिया है लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, वो हम एक्रूअल में मेंशन करते हैं। या फिर हमारा कोई एक्सपेंस अकर हो चुका है लेकिन अभी तक हमने उसको पे नहीं किया, तो उसे हम एक्रूअल का नाम देते हैं। डेफरल्स क्या होता है कि हमारा जो है प्री पेड एक्सपेंस या फिर अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है, कि हमारा अभी रेवेन्यू हमने अर्न नहीं किया और हमने जो एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, प्री पेड एक्सपेंसेस हमने जो ऑलरेडी पे कर दिए हैं होने से पहले, उसे हम डेफरल का नाम देते हैं, उन्हें हम डेफरल्स कहते हैं। अब एस्टिमेट्स में क्या होता है कि एस्टिमेट्स में हम डेप्रिसिएशन की मिसाल ले सकते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है कि कंपनी का कोई भी एसेट जिसके में पता है कि इतने अरसे बाद इसकी वैल्यू इस हद तक कम हो जाएगी, वो बेसिकली डेप्रिसिएशन कहलाती है। तो ये एक एस्टिमेट होता है कि इस एसेट की वैल्यू इतनी कम हो सकती है इतने अरसे के बाद। तो इन एस्टिमेट्स को भी हम एडजस्टिंग एंट्रीज में कंसीडर करते हैं, ये भी इसकी एक टाइप है। देन हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एडजस्ट एंट्रीज को एडजस्ट करने के बाद हम जो है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब इसका पर्पस क्या है कि इसका पर्पस ये है कि जो लेजर अकाउंट्स हैं क्या वो अप टू डेट हैं या नहीं है, ठीक है, और जो टोटल हमारे क्रेडिट्स थे और डेबिट्स थे वो अभी अभी भी बैलेंस्ड हैं या नहीं है। तो इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए कि हमारे लेजर अकाउंट्स जो है वो अप टू डेट रहें और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे जो क्रेडिट्स हैं और जो डेबिट्स हैं वो बैलेंस्ड रहें, तो इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमने पहले जो है वो डिटेल में पढ़ ली हैं, जिन्हें हम अभी दोबारा एक दो रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फाइनल स्टेप क्या होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट है, जिसमें हम रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट्स को जो है वो मेंशन करते हैं ताकि हमें नेट इनकम मिल जाए। फिर हम बैलेंस शीट में जो है अपने एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी अकाउंट्स को जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करने के लिए इनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की बात करें तो कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को प्रेजेंट करने के लिए हम जो कैश रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एक्विटी की बात करें तो एक्विटी रिलेटेड अकाउंट्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्टॉक होल्डर एक्विटी में जो चेंजेस आ रही हैं हम उनको ट्रैक कर सकें, उनका हम अंदाज़ा लगा सकें कि कौन कौन सी चेंजेस इन सब चीज़ों में आ रही हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल का एट्थ स्टेप, जिसे हम क्लोज द बुक्स कहते हैं, या फिर आप इसे क्लोजिंग एंट्रीज का नाम भी दे सकते हैं। अब क्लोजिंग एंट्रीज बेसिकली क्या है, ये ऐसी एंट्रीज हैं जो कि बैलेंसेस को टेम्परेरी अकाउंट्स मतलब रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस या डिविडेंड्स से रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देती हैं। कि हमने जो अपने जो टेम्परेरी अकाउंट्स बनाए थे जिसमें हमने अपने रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, डिविडेंड्स रिकॉर्ड किए थे, वेदर वो पे हुए या नहीं हुए, ठीक है, लेकिन हमने उनको रिकॉर्ड किया था। ये सब कुछ टेम्परेरी अकाउंट्स में से जब परमानेंट रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट्स में जब ये डिटेल्स ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं तो उसको हम क्लोजिंग एंट्रीज का नाम देते हैं। इससे क्या होता है कि जो टेम्परेरी अकाउंट्स हैं वो रीसेट हो जाते हैं, वो रिफ़्रेश हो जाते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए, नेक्स्ट एंट्रीज के लिए हम उन्हें यूज़ कर सकें। अब क्लोजिंग एंट्रीज का मकसद क्या है? क्लोजिंग एंट्रीज का मकसद ये है कि हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो इनकम है और एक्सपेंसेस है वो सिर्फ और सिर्फ करंट टाइम पीरियड के लिए रिकॉर्ड की गई हैं, ठीक है, और टेम्परेरी अकाउंट्स जो है वो उनको दोबारा रिफ्रेश कर दिया गया है न्यू टाइम पीरियड में।
तो जनाब वाला, ये हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल के 8 स्टेप्स थे, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किए। और इस चैप्टर की अगर हम समरी देखें, या इस चैप्टर चैप्टर के अगर हम की टर्म्स देखें अकाउंटिंग साइकिल के या इस चैप्टर के, तो वो है हमारे पास सबसे पहले एक्रूअल अकाउंटिंग आ जाती है, कि जिसमें हम ऐसे रेवेन्यूज या एक्सपेंसेस को रिकग्नाइज करते हैं कि जब वो अकर हो गए हैं, ठीक है, जबकि कैश एक्सचेंज नहीं किया गया। मतलब अगर रेवेन्यूज हुए हैं तो कैश अभी नहीं आया, अगर एक्सपेंसेस हुए हैं तो कैश नहीं पे किया गया, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम को हमने पढ़ा कि हर ट्रांजैक्शन जो है वो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को लाजमी तौर पर अफेक्ट करती है। 2 अकाउंट्स के ऊपर, 2 अकाउंट्स के ऊपर कम अज कम वो असरअंदाज होती है, जिसमें हम मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन को हम इंश्योर करते हैं कि वो बैलेंस्ड रहे, ताकि वो उसका जो असर है वो बाकी अकाउंट्स पर ना हो। टेम्परेरी अकाउंट्स की हमने बात की कि टेम्परेरी अकाउंट्स जो है वो एक खास पीरियड के बाद रीसेट कर दिए जाते हैं, मतलब रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, डिविडेंड्स वगैरह। परमानेंट अकाउंट की हमने बात की कि परमानेंट अकाउंट वो कि जो बैलेंसेस को फर्दर टाइम पीरियड के लिए अपने ऊपर कैरी कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज हमारे एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं या इक्विटी हैं। तो ये था हमारा फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग का चैप्टर 3, जो आप सबके सामने मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके बाद हम फर्दर चैप्टर 4 की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह, और देखेंगे कि अकाउंटिंग में फर्दर क्या चीज़ें होती हैं और उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है।